हाँ, राधे 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 राधे। सबसे पहले आप सब विद्यार्थियों का विद्यागढ़ कोचिंग क्लासेज में फिर से हार्दिक अभिनंदन है। यही कहूँगा कि झाड़ू सुबह सुबह जागता है, शुरू कर देता है अपना काम। अपनी अटपटी भाषा में वो बड़बड़ाता रहता है, कहता है कि कचरा जो होती है वो बुहारने की चीज़ होती है, घबराने की नहीं। तो तुम भी अपना अज्ञानी रूपी जो कचरा है वो दूर करो। कहा जाता है कि मझधार में नाव डूबे तो उसे माझी ही पार लगाए, और अगर माझी ही नाव को डुबाए तो उसे कौन बचाए। मंजिल भी है, रास्ता भी है, अगर पैर ही साथ ना दे तो फिर मुसाफिर क्या करे। तो मैं तो एक मुसाफिर हूँ और उसके पैर आप हो। मेरा दिया गया हर कुछ जो पाठ्यक्रम का विषय वस्तु है अच्छे से पढ़ें। आप अच्छे से पढ़ते हो तो निस्संदेह वो एम जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो वो आपके चरकदमों में होगा, चरणों में होगा। निश्चित तौर पर वो सब आपको मिलेगा जिसके लिए आप घर से निकले हो। सबसे पहले राधे राधे सर जी, सपना जोशी राधे राधे, मनीषा मीना जय श्री कृष्णा, जसोदा जय जौहर गुरु जी, जय जौहर जय जौहर, अरविंद मेघवाल राधे राधे गुरुदेव राधे राधे जय श्री कृष्णा। चलो बाकी बिहारी लाल की जय हो, और स्टार्ट करते हैं आगे से। आज हम शब्द शुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। मैं बता दूं आपको, और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं, चाहे वो तत्सम हो, तद्भव हो, देशज हो, विदेशज हो, शंकर शब्द हो, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अनिल भगोरा भगोरा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो पढ़ते हैं शब्द शुद्धि के बारे में, उन सब नियमों के बारे में जो शब्द संबंध शुद्धि से संबंध रखते हैं, उन सबको पढ़ेंगे। किशोर मीणा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहे हमारे तत्सम तद्भव शब्द से पहले अशुद्ध शब्द। इनके नियम आप लिख लीजिएगा जो जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो, मैंने आपसे कहा था कि पहला प्रश्न हमारा यह है कि कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से देखना है कि कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। जवाब दीजिए, आप में से ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, जवाब दीजिए कि आपको कौन सा लगता है कि कौन सा शब्द इसमें से, कौन सा शब्द जो है इसमें से अशुद्ध है। सी वाला, इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध नहीं आकर के यहां आता शुद्ध है। ये वाला यहां पर गलती उसने कर दी, टाइपिस्ट ने। यहां पर कौन सा शब्द जो है शुद्ध आपको लग रहा है। बी वाला, ए वाला, अंतर्ध्यान। अच्छा, आपको बता दूं मैं, आप यहां पर गलती कर चुके। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा बेटा, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। अंतर्धान, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान या अंतर्ध्यान, कौन सा इसमें जो है। आपको मैं बता रहा था, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने संधि को अच्छे से पढ़ा है, संधि को अच्छे से पढ़ा है, तो निश्चित तौर पर आप 90%, संधि भी है समास भी है, सॉरी समास, अगर इनको अच्छे से पढ़ा है तो 90% शब्दों को आप सही कर देते हो। सी एकदम सही। किसने दिया आंसर, रामविलास गुर्जर ने, अंतर्धान। वास्तव में तीसरा जो विकल्प है ये इसका सही है। मैं तर्क सहित इस पर बात करूंगा। क्या तर्क है कि अंतर्धान ही इसमें सही है। आपको बता दूं मैं, ये तीन शब्द होते हैं। एक तो होता है अंत, ठीक है, एक होता है पुनः, और एक होता है प्रातः, ठीक है, और इनके पीछे लगा रहता है विसर्ग। अगर ये तीन शब्द आ जाए, एक, दो और तीन, ठीक है, तो ये जो विसर्ग है ये र में बदल जाता है। अरे किस में बदल जाता है, बस इस वजह से अंतरराष्ट्रीय जो लिखा जाता है ये ऐसे लिखा जाता है, अंतरराष्ट्रीय। अंतरजातीय, है ना, अंत, सॉरी, अंतरजातीय, ये ऐसे लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, ये शब्द आ जाए अंतः, पुनः और प्रातः, तो पीछे जो र आता है इसमें संधि जो होती है वो होती है विसर्ग संधि। अरे कौन सी संधि, विसर्ग संधि। इस वजह से अंतर्धान कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया अंतर्धान, तो यहां पर यहां लगेगा रेफ, अरे हाँ या ना। उसी प्रकार से अंतरजातीय हो गया तो रेफ कहां लगेगा, यहां। अंतरराष्ट्रीय हो गया, ये शब्द एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रेफ कहां लग रहा है, यहां यहां यहां। और अगर आ जाए बहिर्दर्शन, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले शब्दों में से एक है। बहिर्दर्शन कैसे लिखा जाता है, और ये शब्द सही है।
ठीक है। तो बहिर्दर्शन ऐसे लिखा जाता है, अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है, और अंतरजातीय ऐसे लिखा जाता है, अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है। इन शब्दों के पीछे अगर र आ गया तो उनमें जो संधि होती है वो होती है विसर्ग। अरे कौन सी संधि होती है? अगर मैं शब्द लिखूं आपके सामने पुनर्जन्म, ये सही है। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? पुनर्धन जन्म। नियम क्या है कि विसर्ग के बाद में य ल व ह आ जाए, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या स्वर आ जाए, तो विसर्ग र में बदल जाता है। लेकिन 3 शब्द होने चाहिए, अंतः, पुनः और प्रातः। ठीक है। तो अंतर्जातीय, पुनर्जन्म, पुनर्गत और प्रातः रास, इन सब में जो संधि होती है वो विसर्ग संधि होती है। और जितनी भी संधि से बने शब्द होते हैं वो सब शब्द शुद्ध होते हैं। अरे कैसे होते हैं? तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा? अंतर्धान। ठीक है। सुमित्रा धामा ने हाँ आंसर सही दिया है, सी इसमें आंसर है। दूसरा देखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। चलो ठीक है, इसमें से कितने शब्द हैं जो सही है, या फिर आप यूं मान लीजिए इनमें से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? प्रत्याशित, पौराणिक, मानसिक या महात्म्य? कौन सा शब्द? मानसिक। एकदम सही कहा आपने। इसमें जो असंगत विकल्प है वो है मानसिक, क्योंकि यहां पर देखें तो यहां पर प्रत्याशित, तो इसमें क्या हुआ? प्रति, धन, आशा, धन, इत, इस प्रकार से शब्द बना। यहां पर जो संधि है वो संधि कौन सी है? तो यण संधि। यह से पहले आधा वर्ण आया है, अरे हाँ या ना? उपसर्ग कौन सा है? प्रति। मूल शब्द क्या है? आशा। प्रत्यय क्या है? इत। फिर उसके बाद में पौराणिक। अच्छा ये डबल मात्रा क्यों आई? मैंने आपसे कहा था कि ये 8 प्रत्यय हैं। ई, ठीक है, फिर उसके बाद में ई, फिर उसके बाद में य, फिर उसके बाद में अ, फिर उसके बाद में इक, फिर उसके बाद में ए, फिर उसके बाद में अयन, और उसके बाद में आयन। अरे प्रत्यय होते हैं ना, ये प्रत्यय जब लग जाते हैं तो 4 कंडीशन होती है। आ का क्या हो जाता है? आ हो जाता है। उ या ओ का क्या हो जाता है? बराबर ओ हो जाता है। अरे हाँ या ना? ई, सॉरी, ई, ई, ए का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। और ऋषि अगर आ जाए तो क्या हो जाता है? आर हो जाता है। अपन ने पढ़ा था ना ये। कितने उपसर्ग हैं? 8। तो यहां पर क्या हुआ? एक शब्द आया था पुराण। अरे क्या आया था? पुराण। और इसमें शब्द लग गया एक प्रत्यय, यानी शब्दांश लग गया एक प्रत्यय। अगर एक प्रत्यय लगा है तो ऊ का जो ये ऊ है इसका क्या हो जाएगा? ओ। तो यहां पर क्या हो गया? पौराणिक। अरे हाँ या ना? तो पौराणिक में मात्रा कैसी आएगी? डबल होगी, यानी बड़े होगी। हाँ या ना? इस वजह से यहां पर जो शब्द होगा वो पौराणिक सही होगा। तो जब भी याद रख लीजिएगा कि पीछे एक प्रत्यय आ जाए, अरे पीछे क्या आ जाए? एक प्रत्यय। अगर पीछे एक प्रत्यय आ जाए तो निश्चित तौर पर आगे वाला जो शब्द जो है ना उसका आगे वाला जो स्वर होगा या तो होगा आ, अरे क्या होगा? या फिर होगा क्या नाम है? ए। क्या होगा? ए। या फिर होगा ओ। अरे हाँ या ना? एक प्रत्यय आया है तो क्या हो गया? पौराणिक। अगर ई का होता तो ऐतिहासिक आता। अरे हाँ या ना? ऐतिहासिक। या फिर आता आध्यात्मिक। क्यों आता? क्योंकि पीछे क्या लगा हुआ है? एक प्रत्यय। अगर पीछे एक प्रत्यय लग जाए ना तो निश्चित तौर पर आगे वाला स्वर या तो आ होगा, या फिर बड़ा ए होगा, या फिर ओ होगा। आ रहा है समझ में? तो यहां पर ऐसा हो रहा है। अच्छा, यहां पर क्या है? मानसिक। अब यहां पर प्रत्यय लगा हुआ है एक, जबकि एक प्रत्यय है ही नहीं। एक कोई प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय क्या है? एक। इस वजह से यहां पर जो शब्द आता है वो क्या आना चाहिए था? मानसिक। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर ये शब्द जो है वो गलत है। महात्म्य ये शब्द सही है। कैसे? क्योंकि शब्द था महात्मा। अरे क्या था शब्द? महात्मा। अब महात्मा शब्द आया और इसमें प्रत्यय लगा ई। कौन सा प्रत्यय लगा? यह प्रत्यय लगा। कौन सा प्रत्यय लगा? यह। और यह प्रत्यय जब भी लगता है तो यानी 8 प्रत्यय लगने पर ये जो अ है ये आ कैसे बदल जाता है? आ में। तो ये अ कैसे बदल गया? आ में। यानी ये म जो है इसका क्या हो गया? मां। हाँ त। और जब भी यह प्रत्यय लगता है, यह प्रत्यय लगता है, आगे वाला जो वर्ण होता है यानी ये पीछे पीछे का जो वर्ण है यह अधूरा हो जाता है। तो यहां पर क्या हो गया? मैं। ये एग्जाम में बहुत बार आया है कि महात्म्य सही है या महात्म्य सही है।
लेकिन तर्क देना है क्योंकि इसमें यह प्रत्यय लग गया है, और यह प्रत्यय जब लगता है तो पीछे पीछे वाला वर्ण अधूरा हो जाता है। जैसे कि हमने एक शब्द लिया कवि, और इसमें लगाया मैंने यह प्रत्यय। अरे कौन सा प्रत्यय लगाया? तो यह प्रत्यय लगते पीछे वाला वर्ण तो अधूरा हो जाएगा। अरे हाँ या ना? और जो आगे वाला स्वर है क, और अ जब आ जाता है तो क्या हो जाता है? आ। तो शब्द क्या बन जाएगा? काव्य। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था यह प्रत्यय जहां पर भी लगेगा उसके आगे वाला वर्ण अधूरा हो जाता है। समझ रहे हो? तो कितने प्रत्यय ऐसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी कंडीशन होती है? 4। इन 4 कंडीशन से गुजरना पड़ता है, और इन्हीं के माध्यम से हम शब्द शुद्धि सीख पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो शब्द है ये गलत है। प्रत्याशित में प्रति उपसर्ग है, इत प्रत्यय है, और आशा मूल शब्द है। पौराणिक में पीछे एक प्रत्यय आ जाने पर पू का ओ हो गया, पौराणिक हो गया। और 2 मात्रा क्यों आई? क्योंकि पीछे एक प्रत्यय लगा हुआ है। अगर पीछे एक प्रत्यय लग जाए तो आगे निश्चित तौर पर मात्राएं 2 ही आएंगी। ठीक है। मानसिक में एक प्रत्यय यहां पर बड़ा एक प्रत्यय लगा हुआ है जो कि प्रत्यय है ही नहीं, और महात्म्य में जो है महात्मा मूल शब्द था, लेकिन इसमें यह प्रत्यय जुड़ जाने पर अ जो है आ में बदल गया और पीछे वाला वर्ण अधूरा हो गया। जहां पर भी यह प्रत्यय होगा उसमें आगे वाला वर्ण क्या होगा? अधूरा। अंजलि कुमारी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरे आ रहा है ना समझ में? चलो आगे देखते हैं। इसमें है कि इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध नहीं है, इस पर बात करते हैं। ये देखिएगा आप, मत्स्य ये एक शुद्ध शब्द है। कई जगह लिखा रहता है वापिस, गलत होता है वापस। क्या लिखोगे? वापस। सृष्टि, आपको बता दूं इसमें जो संधि है वो है व्यंजन संधि। संधि के हिसाब से ये शब्द सही है। जैसे कि मान लो वृष्टि आ गया, अरे क्या आ गया? वृष्टि। या फिर दृष्टि आ गया, क्या आ गया? दृष्टि। या फिर आकृष्ट आ गया, अरे क्या आ गया? आकृष्ट। या फिर आ गया विकृष्ट, क्या आ गया? विकृष्ट। या फिर आ गया निकृष्ट। पीछे अगर स और ट आ जाता है पीछे पीछे, तो वहां पर संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि। और इसका संधि विशेष होगा श्रस दन ती। पीछे ट का क्या बना देते हैं? त बना देते हैं। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अभिशापित जो है गलत है। अब ये गलत क्यों है, इस पर बात करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि निम्नांकित शब्दों में इत प्रत्यय नहीं लगता। इत प्रत्यय नहीं लगता, ये याद रखना, इत प्रत्यय नहीं लगता। कौन कौन से शब्दों में इत प्रत्यय नहीं लगेगा ये आपको याद रखना है। कि याद रखना, एक तो है क्रुद्ध, इसमें इत प्रत्यय नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में, क्रुद्ध के बाद में हमारे पास है ग्रस्त, आकृष्ट, आकृष्ट। फिर इसके बाद में है त्रस्त, फिर इसके बाद में है व्याप्त, इसके बाद में है समयत, फिर इसके बाद में है अभिशप्त, इसके बाद में है अभिष्ट। ठीक है, अभिशप्त, अभिष्ट, और इसके बाद में है प्रफुल्ल, अनुदित और हतोत्साह। इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय नहीं लगता? इत प्रत्यय नहीं लगता। यानी अगर हम करें क्रोधित तो शब्द क्या होगा? गलत। अगर हमने किया गर्षित तो शब्द क्या होगा? गलत। अगर हमने किया आकर्षित, आपने पढ़ा होगा ना, आकर्षित, उसने मुझे आकर्षित किया, यह शब्द भी क्या है? गलत। लिखा जाता है लेकिन क्या है? गलत। अगर हमने किया तर्षित तो शब्द क्या होगा? गलत। अगर मैंने किया व्यापित तो शब्द क्या होगा? गलत। अगर मैंने किया अभिशापित, अभिशापित तो शब्द क्या होगा? गलत। और कई जगह हम पढ़ते हैं अभिशिटित, ये भी क्या है? गलत। फिर हम लिखते हैं प्रफुल्लित, इत प्रत्यय, उसने मुझे प्रफुल्लित किया, गलत। उसने अनुवादित किया, ये कई बार आता है एग्जाम में, अनुवादित क्या होता है? गलत। अगर उसने मुझे हतोत्साहित किया, क्या होता है? गलत। तो सही क्या है? यानी सही हमारे पास जो शब्द है वो है क्रुद्ध, ग्रस्त, आकृष्ट, त्रस्त, व्याप्त, समयत, अभिशप्त, अभिष्ट, प्रफुल्ल, अनुदित और हतोत्साह।
जोगिंदर सिंह, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द गलत हैं और ये एग्जाम में कई बार आते हैं। प्रफुल्लित, उसने मुझे प्रफुल्लित किया, उसने मुझे आकर्षित किया, वो हतोत्साहित हो गया, वो उसने उस लेख का अनुवादित किया। अनुदित आएगा, अरे शब्द क्या आएगा? अनुदित। तो ये पूरी तरह से आप याद रख लीजिएगा। अगर मेंस में भी आपके हिंदी है तो निश्चित तौर पर इन शब्दों को अच्छे से पढ़ लें कि ये शब्द शब्द जो है वो है शुद्ध और ये जो शब्द है ये है अशुद्ध। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, तो याद रखना कि गर्षित शब्द गलत होता है। क्रोधित, क्रुद्ध, उसने मुझे क्रुद्ध किया, क्रोधित गलत है, गर्षित गलत है, आकर्षित गलत है, तर्षित गलत है, व्यापित गलत है, अभिशापित गलत है, अभिष्टित गलत है, प्रफुल्लित गलत है, अनुवादित गलत है, हतोत्साहित गलत है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने पहले भी कहा, काक चेष्टा बको ध्यानम, बगल की तरह ध्यान होना चाहिए और कव्वे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। अरे हाँ या ना? चलो, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या आ गया था? शब्द आया था अभिशापित। अगर हमारे पास शब्द आ जाता अनुवादित, तब भी क्या होता? ये भी गलत ही होता। हाँ या ना? क्योंकि इसका शब्द सही क्या है? अनुदित। ये क्या होता? सही होता। समझना इस चीज को और अच्छे से पढ़ना, है ना? क्योंकि कण कण ही मण होता है और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आगे देखो, किस विकल्प का शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होगा? अशुद्ध होगा। देखते हैं कौन सा शब्द ऐसा है। चलो बताइए ऑप्शन में। पहला बी, रचयित्री, बहुत अच्छा। और रचयित्री सही है इसमें? जी बताइए। चलो मैं बता देता हूं, गृहिणी इसमें सही शब्द है। कवयित्री, रचयित्री दोनों शब्द सही है। दृष्टव्यवी शब्द सही है, लेकिन सरोजनी जो शब्द है वो गलत है, क्योंकि इसका सही रूप होता सरोजिनी। सरोज का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा सरोजनी। अरे हाँ है ना? बी नहीं बेटा, सही है बी, इसमें गलत है। रचयित्री सही है। ठीक है, ममता शर्मा, हाँ ममता आपने सही आंसर दिया। सरोजिनी इसमें सही है। अब सरोजिनी क्यों सही है मैं आपको बता दूं, यहां लिख लीजिएगा। ये देखो, निम्नांकित शब्दों में, निम्नांकित शब्दों में इत प्रत्यय लगाया जाता है। इत प्रत्यय लगता है। अब कौन कौन से शब्द है याद रखिएगा। अगर सरोज है तो क्या हो जाएगा? सरोजनी। अरे क्या हो जाएगा? सरोजनी। इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? इनी, सॉरी इतने ही, इनी प्रत्यय। कौन सा लगेगा? इनी प्रत्यय। वैसे ही एक है कमल, क्या हो जाएगा? कमलिनी, इनी प्रत्यय लगा हुआ है। अरे हाँ या ना? उसी प्रकार से एक है भुजंग, भुजंग यानी सांप, स्त्रीलिंग क्या होगा? भुजंगनी। ठीक है, इसमें भी कौन सा प्रत्यय लगा? सर्प, क्या हो जाएगा? सर्पनी। अरे हाँ या ना? विरह, एग्जाम में आया है विरह का, विरहनी। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर उसके बाद में है विरह के बाद में काम, कामिनी। और इसके बाद में सन्यासी, तो क्या हो जाएगा? सन्यासिनी। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पूरे शब्द ऐसे हैं। जालोर का जलवा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबर चौहान। ठीक है, जालोर का जलवा फिरोजा की मोहब्बत को ठोकर मार देते हैं, उस धन्य धरा से गुरुदेव को गुड मॉर्निंग और प्रणाम। हाँ हाँ मुझे भी। अच्छा, जालोर का जलवा, बहुत अच्छा, इतिहास याद दिला रहे हो भंवर चौहान, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे देखना। काम का क्या होगा? कामिनी। सन्यासी का क्या होगा? है ना, सन्यासी का सन्यासिनी। तो ये शब्द स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इन सब शब्दों में इनी प्रत्यय लगाया जाता है। सरोज का स्त्रीलिंग क्या होगा? सरोजनी। कमल का क्या होगा? कमलिनी। भुजंग का क्या होगा? भुजंगिनी। सर्प का क्या होगा? सर्पनी। विरह का क्या होगा? विरहनी। काम का क्या होगा? कामिनी। और सन्यासी का क्या होगा? सन्यासिनी। ये अच्छे से आपको याद रखना है कि इन सब शब्दों में इनी प्रत्यय लगता है, लेकिन वहां लिखा हुआ था सरोजनी, और जहां पर नी पीछे जो है प्रत्यय लगाया गया है, जो कि गलत माना गया है। क्या होगा? सरोजनी। कमलिनी कैसे लिखेंगे? ऐसे। भुजंगनी कैसे लिखेंगे? ऐसे। सर्पनी कैसे लिखेंगे? ऐसे।
विरहनी कैसे लिखेंगे? ऐसे, यानी बड़ी एक ही मात्रा इनमें नहीं आएगी। मात्राओं पर ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप लोगों को। क्यूट परी, सी, सी क्या था बेटा? देख देख लेते हैं। सी एकदम सही है ना? एकदम सही आंसर आपने दिया है। सरोजनी नहीं लिखा जाता, सरोजनी लिखा जाता है। यही अगर आप देखो तो क्या लिखा जाएगा? भुजंगनी। ये इन्हीं प्रत्यय, ये देखो आप, भुजंगनी, है ना? तो ये आपको अच्छे से याद करना है। भुजंगनी ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना? विरहनी, हिनी, है ना? इन्हीं प्रत्यय आएगा। अरे कौन सा प्रत्यय आएगा? इन्हीं प्रत्यय आएगा। आगे बढ़ते हैं। विरहनी, इन्हीं प्रत्यय, सर्पनी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध देखना है। कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? अंत्याक्षरी, मैंने आपसे कहा था इसमें दीर्घ संधि है। अरे संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। अंत्याक्षरी, मूल्यांकन, उपाध्याय, है ना, राष्ट्राध्यक्ष, पूर्वाहन, मध्याहन, अद्यावधि, मध्य अवकाश, इसमें यह से पहले आधा वर्ण तो आ रहा है, लेकिन संधि कौन सी है? फिर भी दीर्घ संधि, है ना? शब्द लिखाए थे मैंने 30 आपको वो। लेकिन ये जो दूसरा शब्द है ये क्या है? ये अशुद्ध है। किंवदंती एकदम सही है। ज्योत्सना ऐसे ही लिखा जाता है। कि आह्लाद क्यों गलत है? क्योंकि क्या है कि हमने देखा था कि आह्लाद को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है? आह्लाद को ऐसे भी लिखा जाता है। और जो ह होता है यह होता है लघु, और ल जो इसके अंदर आया हुआ है यह होता है बड़ा। तो कौन कौन से शब्द ऐसे हैं? जैसे कि हम लिखते हैं चिन्ह, यह शब्द क्या है? गलत। शब्द क्या है? चिन्ह, ये शब्द है। तो इन पर देखते हैं कि कौन कौन से शब्द में ऐसे हैं जहां पर ह जो है आगे आना चाहिए और उसके का जो वर्ण है वो पीछे आना चाहिए। लिख लेते हैं, देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए शब्द है हमारे पास चिहन, ये इसमें न अंदर आया है। अरे आया है ना? तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, यह भी शुद्ध है, हाँ या ना? लेकिन इसे ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ठीक है? उसके बाद में है ब्रह्मा, और इसे ब्रह्मा ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन इसे ब्रह्मा ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ठीक है? उसी प्रकार से एक है विहवल, ये सही है, यहां पर वह है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है विहवल, लेकिन इसे विवहल ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ठीक है? उसके बाद में है वहनी। वहनी का मतलब होता है आग, और वहनी का मतलब क्या होता है? आग। इसे लिखा जाएगा वहनी ऐसे, लेकिन इसे वनही ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ठीक है? उसी प्रकार से है प्रहलाद, ठीक है? और इसे लिखा जाएगा प्रहलाद, और इसे कैसे नहीं लिखा जा सकता? प्रहलाद ऐसे नहीं लिखा जा सकता। उसी प्रकार से है आह्लाद, और इसे लिखा जा सकता है आह्लाद, लेकिन इसे आह्लाद नहीं लिखा जा सकता, आह्लाद नहीं लिखा जा सकता, यह गलत है। उसी प्रकार से है जिह्वा, लिखा जा सकता है, या फिर लिखा जा सकता है जिह्वा ऐसे, दोनों ही शब्द सही हैं। लेकिन लिखा जाए जिह्वा तो ये क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। अरे आ रहा है समझ में? ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है जाह्नवी, शब्द क्या है? जाह्नवी, और इसे लिखा जाएगा इसे लिखा जाएगा जाह्नवी, ये भी क्या है? शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। लेकिन इसे लिख दिया जाए जाह्नवी तो ये क्या है? गलत है। ये पूरे शब्द आपको देखने हैं। एक है पूर्वाहन, सही है, ठीक है। एक है पूर्वाहन, ये भी क्या है? सही है। लेकिन मैं लिखूं पूर्वानह तो ये क्या है? गलत है। अरे हाँ या ना? मध्याहन सही है, लेकिन मध्याहन ये भी क्या है? सही है, सही है। लेकिन मैं लिखूं मध्यान्ह, क्या है? गलत है।
ये पूरे शब्द एग्जाम में आए हुए हैं। इन शब्दों को देखें कि ह तो आता है, उसके अंदर एक वर्ण आता है और वो वर्ण अधूरा नहीं होता, अधूरा ह वर्ण होता है, और जो अंदर आया हुआ वर्ण है वो पूरा होता है, और ह को आगे लिखा जाता है और उसके पीछे जो उसमें अंदर आया हुआ वर्ण है उसे पीछे लिखा जाता है। ये शब्द है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखो आप यहां पर क्या लिखा होता, अंत्याक्षरी सही है ना, दीर्घ संधि है, किंवदंती सही है, और ज्योत्सना शब्द सही है, लेकिन आह्लाद ये गलत है। ठीक है ना, तो जब भी अगर चिन्ह आ जाए, चिन्ह, तो ये शब्द भी क्या है, गलत है। अरे हाँ या ना, अगर आपके सामने आ जाए ब्रह्मा, तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि इसे लिखा कैसे जाएगा, ब्रह्मा। इसे कैसे लिखा जाएगा, चीहन, है ना। देखो थोड़ा दिमाग दिमाग पर जोर डालिएगा। जितने भी संधि के शब्द हैं सब शुद्ध है, ये याद रखना है। संधि में जितने भी शब्द हमारे पास आते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से निर्मित शब्द जो आते हैं, समास से निर्मित जो शब्द आते हैं, वो सभी शब्द क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला है ये रहा हमारे पास कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से देखो, त्योहार भी यहां पर अशुद्धि लिखा हुआ है, त्योहार में एक ही मात्रा आएगी, और ये त्योहार शब्द जो है वो शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, त्योहार। अधीन शब्द शुद्ध है। ठीक है, और पड़ोस शब्द भी क्या है, शुद्ध है, लेकिन प्रस्तुतिकरण शब्द जो है ये अशुद्ध माना गया है, यानी इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा प्रस्तुतिकरण। क्यों माना गया है, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी शब्द के पीछे करण शब्द लग जाता है, क्या लग जाता है, करण, तो आगे वाली जो मात्रा होती है एक ही, वो दीर्घ होती है। मात्रा कैसी आएगी, मात्रा दीर्घ आएगी। मात्रा कैसी आएगी, करण शब्द अगर किसी शब्द के पीछे लग जाता है तो मात्रा जो होती है वो लघु न होकर के दीर्घ होती है ना। यहाँ छोटी ई की मात्रा है ना, छोटी ई की मात्रा ना आकर के क्या आएगी, बड़ी ई की मात्रा इसमें आएगी। तो प्रस्तुतिकरण यहां पर शब्द सही नहीं है। प्रस्तुतिकरण कैसे आएगा, प्रस्तुतिकरण। अरे हाँ या ना। अब हम लिखेंगे शुद्धिकरण इस प्रकार से, जबकि अगर हम लिखें तो शुद्धि कैसे लिखा जाता है, अगर ऐसे, लेकिन जिसमें इसमें अगर हमने करण जोड़ दिया तो शब्द क्या बन जाएगा, शुद्धिकरण। अरे शब्द क्या बन जाएगा, सॉरी, क्या बन जाएगा, शुद्धिकरण। तो यहां पर शब्द कौन सा सही है, शुद्धिकरण। तो एक तो ये हुआ, दूसरा हुआ शुद्धिकरण, तीसरा हुआ वृद्धिकरण। ठीक है, सॉरी, छोटी की मात्रा यहां, है ना, तो यहां हो गया वृद्धिकरण। ठीक है, इसके बाद में चौथा है संक्षिप्तीकरण करण, और एक है तुष्टिकरण। ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और इनको अच्छे से कर लेना। ये 5 शब्द है, 5 शब्द पर ध्यान देना। कर्ण शब्द अगर आ जाए, क्यूट परी, प्रस्तुतिकरण, हाँ सही है बेटा आपका, प्रस्तुतिकरण ऐसे नहीं लिखा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तुतिकरण ये सही है, शुद्धिकरण ये सही है, वृद्धिकरण ये सही है, संक्षिप्तीकरण ये सही है, और तुष्टिकरण ये सही है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हाँ बेटा इसमें ये थोड़ा ये बिंदी आएगी। ठीक है, अब सही है एकदम, ओके। तो याद रखना कि शब्द का हमें ध्यान रखना है, त्योहार में एक ही मात्रा लगती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना भौगोलिक, भौगोलिक, इसमें एक मात्रा क्यों लगी है, इसमें 2 मात्रा लगनी चाहिए थी। क्यों, पीछे क्या आया है, एक प्रत्यय, और जब भी एक प्रत्यय आता है तो या तो एक की बड़ी मात्रा आती है, या ओ की बड़ी मात्रा आती है, या आ आता है, या पीछे आगे आगे आर आएगा। यही होगा, एक प्रत्यय से 4 कंडीशन तैयार होती है। आ की मात्रा तैयार होती है, हाँ या ना। तो ये 8 प्रत्ययों का ध्यान रखना, ई ई इक ए अयन आयन, है ना, अ ये प्रत्यय जब भी आ जाते हैं ना तो आगे आगे वाला स्वर या तो आ होगा, या बड़ा ई होगा, या फिर ए होगा, या फिर आर होगा। अरे हाँ या ना, ये अच्छे से याद रखना है। कितने प्रत्यय हैं, 8। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखो याद रखना,
जहां नुपुर शब्द आ जाए ना, पुर, जयपुर कैसे लिखा जाता है वैसे हम लिख दें पुर, नुपुर, तो जयपुर ऐसे लिखा जाता है। मात्राओं में गलती नहीं होनी चाहिए, सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आने वाले शब्द हैं ये। नुपुर कैसे लिखा जाता है, बड़ी ऊ की मात्रा फिर छोटी ऊ की मात्रा, नुपुर। सुसुरुसा कैसे लिखा जाता है, श शलगम वाला आएगा, श्र आएगा, संयुक्त अक्षर है, फिर उसके बाद में श आएगा, ये सुसुरुसा ऐसा होता है। और मुहूर्त कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से, बड़ी ऊ की मात्रा ह पर लगेगी, छोटी ऊ की मात्रा म पर लगेगी। लेकिन यहां पर जो विकल्प गलत है वो है स्वादिष्ट, ये एग्जाम में खूब आया है। इसमें क्या लिखा जाएगा, स्वादिष्ट। अरे क्या लिखा जाएगा, स्वादिष्ट। यानी क्या हुआ कि जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो जहां हमें अल्पप्राण वर्ण का प्रयोग करना नहीं चाहिए, वहां बोलते समय हम अल्पप्राण वर्ण का प्रयोग करते हैं। जबकि वास्तविकता तो ये है कि अल्पप्राण का जो उच्चारण करते हैं वो असंगत है, वो सही नहीं है, और जैसा उच्चारण करते हैं हम वैसा ही लिख देते हैं। इस वजह से हम बोलते क्या है, स्वादिष्ट, जबकि होता है स्वादिष्ट। तो कई जगह पर बोलने में हम क्या करते हैं, अल्पप्राणु वर्णों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता वहां अल्पप्राणु वर्ण ना आकर के महाप्राण वर्ण आएंगे। तो उस पर बात करते हैं, ठीक है। हाँ, रामविलास गुर्जर, डी एकदम सही आंसर है आपका, स्वादिष्ट, है ना। रामविलास, आप उत्तर वास्तव में सही देते हो, अधिकतर उत्तर आपके, अधिकतर क्या, सबके सब उत्तर आपके सही हैं। तैयारी जोर शोरों पर है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, है ना, करते रहो, ऐसे ही तैयारी करते रहो। तो यहां क्या होगा, स्वादिष्ट। अब कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो अल्पप्राण ध्वनियों का उच्चारण होता है और हम उसे ही लिख देते हैं जहां हमें उन्हें नहीं लिखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो शब्द जो है अशुद्ध हो जाते हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं उनको लिख लेते हैं। एक तो है स्वादिष्ट, यानी मैं अब शुद्ध शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, ट बोलते हैं लेकिन ठ लिखा जाता है, ठीक है ना। एक है गरिष्ठ, क्या है, गरिष्ठ। एक है वरिष्ठ, पीछे क्या आएगा, ठ। एक है बलिष्ठ, पीछे क्या आएगा, ठ आएगा। अरे क्या आएगा, ठ। उसके बाद में है पृष्ठ, क्या आएगा, पृष्ठ, पृष्ठ नहीं आएगा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में है षष्ठ, ये। फिर उसके बाद में है हमारे पास में धोखा, दो का नहीं आएगा, धोखा आएगा, ठीक है। भीख, ख आएगा, क नहीं आएगा, ठीक है। धनाडे, ये जो शब्द है ये अच्छे से आप लोग याद कर लें। एक शब्द और भी है कुष्ठ, ठीक है। तो पीछे क्या आ रहा है, ठ, 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 ठ ठ ठ ठ, ख ख। यानी यहां पर अगर क आता है तो गलत माना जाएगा, यहां आता है क तो गलत माना जाएगा, यहां आता है ट तो ये गलत माना जाएगा, यहां आता है ट तो ये गलत माना जाएगा। ये शब्द एग्जाम में पूछे गए हैं। स्वादिष्ट शब्द बार बार आया हुआ है ना। तो आपको याद रखना है कि स्वादिष्ट, गरिष्ठ, वरिष्ठ, बलिष्ठ, पृष्ठ, ज्येष्ठ, षष्ठ, धोखा, भीख, धनाढ्य, कुष्ठ, ये जितने भी शब्द हैं ये शब्द क्या हैं, सही हैं। ठीक है, याद रखना। थैंक यू सर। अरे थैंक यू काहे का, इसमें आप जैसे हो वैसा बता रहा हूं भाई, है ना रामविलास। जरूर प्रशंसा भी कभी कभी करनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन प्रशंसा अगर अत्यधिक हो जाए ना तो चक्कर पड़ जाता है। आगे का है, एक आगे ने लिखा था, उपमान अब मेले हो गए हैं, देवताओं ने कर दी है कुछ, कभी कभी बासन अधिक घिसने से मुरब्बा छूट जाता है। कभी कभी क्या होता है, गांव में आपने औरतें देखी, वो जैसे कि वो राख लेती है और वो जो बर्तन होते हैं ना उसे घिसने बैठ जाती है कि चमक आएगी, लेकिन इतना घिसती है चमक चली जाती है उल्टा। हाँ या ना, जैसे चमक चली जाती है ना तो बार बार घिसने से बर्तन का जो चमक है वो खत्म हो जाता है, उसकी चमकना। तो वैसे ही बार बार प्रशंसा करने पर आदमी का जो महत्व है ना वो भी खत्म हो जाता है, धीरे धीरे ईगो आ जाता है और वो खत्म हो जाता है। इस वजह से मैं ज्यादा प्रशंसा नहीं करना, गुस्सा मत मानना इस बात का थोड़ा, ठीक है। चलो, प्रशंसा कम करता हूं, लिंक करता हूं तो वास्तविकता होती है। देखिए ये आया है, किस शब्द की वर्तनी सही है। अरे हाँ या ना। अब देखो वर्तनी का मतलब वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। देखो एक तो संक्षिप्तीकरण, मैंने आपसे कहा था संक्षिप्तीकरण शब्द में बड़ी ई की मात्रा आएगी, वृद्धिकरण में भी बड़ी ई की मात्रा आएगी, शुद्धिकरण में भी बड़ी की मात्रा आएगी, और तुष्टिकरण में भी बड़ी की मात्रा आएगी, संक्षिप्तीकरण में भी बड़ी की मात्रा आएगी। तो इसका मतलब ये शब्द भी सही है। लेकिन शताब्दी ऐसे लिखा नहीं जाता। कैसे लिखा जाता है,
शताब्दी। दंपत्ति सही है। संपत्ति ऐसे नहीं लिखा जाता, संपत्ति लिखा जाता है ऐसे। यानी यहां पर जो शब्द है वो कौन सा गलत है, यहां पर पूरा जो है थोड़ा ऑप्शन में गलती हो गई कि यहां पर या तो इसे देना चाहिए था और शताब्दी इसे दे देना चाहिए था, जो कि उसने नहीं दिया। तो याद रखना ये भी सही शब्द है, ये भी सही शब्द है, दंपत्ति भी सही शब्द है और संपत्ति भी सही शब्द है। यानी इनको छोड़ देना, इन शब्दों को छोड़ करके बाकी ये जितने भी शब्द मैंने लिख रखे हैं, संक्षिप्तीकरण ये सही है, शताब्दी ये सही है, संपत्ति ये सही है और दंपत्ति ये सही है। ये सभी शब्द सही है। गलत कौन से हैं? ये और ये। याद रखना, ये मैं कर रहा हूं, ये क्या है? गलत। ये मैं कर रहा हूं, ये क्या है? गलत। बाकी क्या है? संक्षिप्तीकरण सही है, शताब्दी सही है, संपत्ति सही है, दंपत्ति सही है। ए और सी नहीं बेटा, ए तो सही है ना तुलसीराम? ए तो सही है। संक्षिप्तीकरण जो है ऐसे ही लिखा जाता है। मैंने आपसे कहा था ना, जब भी हम करण शब्द पीछे जोड़ते हैं तो आगे वाला जो वर्ण है उसमें बड़ी ई की मात्रा जोड़ देते हैं। ये था उसमें, ठीक है। तो ए भी सही है और जो बी है वो तो सही है ही है, लेकिन ये जो बी और जो डी था ये गलत था। बी शताब्दी ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है और संपत्ति ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। गलती हो गई है उनसे लिखने में, ठीक है। टाइपिस्ट थोड़ा गलती कर देते हैं, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलत लिखें या उसे करें। देखो एक शब्द आया है तत्सम शब्द। आपसे पूछा जा सकता है पहला प्रश्न कि उत्पत्ति के आधार पर, अरे किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? तो शब्द होते हैं 5। अरे कितने होते हैं? एक तो होता है तत्सम। अरे क्या होता है? तत्सम। एक होता है तद्भव। अरे क्या होता है? तद्भव। एक होता है शंकर शब्द। क्या होता है? शंकर। एक होता है देशज शब्द। अरे क्या होता है? देशज। और एक होता है विदेशी शब्द। अरे हाँ या ना? हाँ, ये आपको याद रखना है। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं। तद्भव वे शब्द जो संस्कृत के थे लेकिन उसमें रूप परिवर्तन किया गया और तद्भव कहलाए। संकर शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर के बनाए जाते हैं, जैसे कि उद्योग पति। उद्योग संस्कृत का शब्द है और पति हिंदी का शब्द है। फिर उसके बाद में देशज शब्द, ऐसे शब्द जो संकुचित क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाते हैं, वहां के लोगों द्वारा गढ़ लिए जाते हैं, जैसे कि लुंगी, खचाखच, इस प्रकार के शब्द। और विदेशी शब्द वो होते हैं जो हम दूसरे देशों की भाषाओं से अपनाते हैं। पुर्तगाली हो सकता है, जापानी हो सकता है, चीनी हो सकता है, अरबी हो सकता है, फारसी हो सकता है ना। तो इस प्रकार के शब्द वो हो सकते हैं। इसमें तत्सम शब्द क्या है? तो ये हमारे पास है, पहला विकल्प है संस्कृत शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा, हिंदी शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं। तीसरा, अंग्रेजी शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अन्य भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है? जयमाला रोट एकदम सही। ए विकल्प इसमें एकदम सही है कि वे शब्द जो संस्कृत शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन शब्द कैसे होते हैं? संस्कृत। कैसे? जैसे कि मैंने लिखा लक्ष्मण, तो ये संस्कृत का शब्द है और इसका अगर तद्भव शब्द देखें तो होगा लखन। अरे क्या होगा? लखन। जैसे कि ग्रह, ये जो है ये तत्सम शब्द है और इसका हिंदी शब्द होगा घर। अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो याद रखना, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है तत्सम शब्दों की विशेषता क्या है? वे संस्कृत से लिए गए हैं। हाँ, तत्सम शब्द किससे लिए गए हैं? संस्कृत से लिए गए हैं। वे हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं या किए जाते हैं। हाँ, हिंदी में भी उनका प्रयोग होता है। जो का त्यों ले लिया गया उसका प्रयोग होता है। वे अपने मूल अर्थ को बनाए रखते हैं। हाँ, अपने मूल अर्थ को वास्तव में बनाए रखते हैं। सभी उपरोक्त, तो इसका मतलब ये सभी सही है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, डेफिनेशन इनकी याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि तत्सम शब्दों के उदाहरण क्या है? तत्सम शब्दों के उदाहरण याद रखना। कौन से ऐसे सभी शब्द हैं जो तत्सम शब्द के उदाहरण हैं? तो याद रखना, राजा तत्सम शब्द है। राजा का तद्भव भी तत्सम होगा और तद्भव भी राजा ही होगा और तत्सम भी राजा ही है। सेना है, यह भी तत्सम शब्द है। विद्या है, यह भी तत्सम है। यानी इसके सभी जो विकल्प है वो तत्सम है।
क्योंकि हम देखते हैं घर जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि ये इसका तत्सम क्या होगा? ग्रह। किताब अरबी फारसी का शब्द है, कागज अरबी फारसी का शब्द है, पेन अंग्रेजी का शब्द है, तो विदेशी शब्द है, तो इस वजह से इसका जो विकल्प सही होगा बेटा डी। अंजलि डी कैसे होगा बेटा? डी कैसे? उपरोक्त शब्द कैसे हो सकता है? तत्सम शब्द पूछे ना यहाँ पे, तत्सम पूछे हैं, इस वजह से ये पहला वाला सही है। किताब जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, पेन जो है तत्सम शब्द नहीं है, कागज जो है तत्सम शब्द नहीं है। मनीषा मीणा ये है ना, तो पहला वाला विकल्प जो है वो सही इसमें माना गया है, याद रखना। दूसरा, तत्सम शब्दों का महत्व क्या है? देखो महत्व क्या है इसका, तो इसका महत्व है वे हिंदी भाषा को समृद्ध बनाते हैं, वास्तव में बनाते हैं। वे संस्कृत के ज्ञान को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उससे हमें तालीम मिलती है संस्कृत के व्याकरण की, संस्कृत के शब्दकोश की। वे हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाते हैं, वास्तव बनाते हैं, अरे हाँ या ना? क्योंकि हम लोग कभी कभी संस्कृत शब्दों का ऐसा प्रयोग करते हैं जिससे हिंदी साहित्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। कभी कभी लिख देते हैं ना, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिक प्रचन गुप्तधनम, विद्या यशकारी, विद्या भोगकारी, विद्या सुकारी, विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या विदेश गमने बंधु जने। तो विद्या का प्रयोग कर रहा कि नहीं कर रहा? विद्या प्रादेवता, विद्या राजस्य पूजनते नहीं धनम। तो जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हिंदी में जो है चमत्कार उत्पन्न होता है, और उसे पढ़ने के लिए व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से आकांक्षित रहते हैं, उसे पढ़ते भी हैं, हाँ या ना? है ना? तो तीन ही विकल्प इसमें क्या है? सही है, ठीक है, ये सब सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगला देखिएगा, तत्सम शब्दों का प्रयोग किस प्रकार के लेखन में किया जाता है। तो यहां पर भी देखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि तत्सम शब्दों का प्रयोग किस प्रकार के लेखन में किया जाता है, तो कविता में भी किया जाता है, हाँ या ना? कहानी में भी किया जाता है, नाटक में भी किया जाता है, पत्र लेख समाचार यानी पाठ्य पुस्तक, शोध पत्र, विद्वानों के लेख यानी गद्य जो भी भाग है या पद्य भाग है, ठीक है, पद्य भाग है, इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है? तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, चाहे नाटक भी क्यों ना हो, जबकि गद्य का भाग है वो, लेकिन वहां पर भी तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और कविताओं में तो किया ही जाता है, हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका विकल्प क्या सही होगा? उपरोक्त सभी। अगला, तद्भव शब्द क्या है? अब हमने तत्सम पढ़ लिए हैं, एक चीज याद रखिएगा, मैं जब भी आपसे कहूं शॉर्ट चीज याद कीजिएगा, तत्सम, इसके नियम अगर हम देखें, नियम यहां आ गया क्षत्रिय, तो ये पूरे शब्द क्या होंगे? ये होंगे तत्सम शब्द। अरे क्या होंगे? तत्सम शब्द। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वे शब्द जिनके पूर्व में संस्कृत उपसर्ग लगाए गए हैं, संस्कृत उपसर्ग लगाए जाते हैं। और कौन से उपसर्ग? संस्कृत उपसर्ग। कौन कौन से होते हैं याद रखना, तो जैसे कि आ, औ, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, दुर, दुस, निर, निश, प्रति, परि, प्र, प्रा और उद। अगर ये उपसर्ग लगाए गए हैं तो निश्चित तौर पर शब्द कौन सा होगा? तत्सम, जिस प्रकार से आता है आपाद मस्तक, मस्तक से पैरों तक आ लगा हुआ है उपसर्ग, तो ये शब्द क्या होगा? तत्सम होगा। तो ये आपको याद रखना है, अगर संस्कृत के उपसर्ग आगे लगे हुए हो तब भी शब्द कौन सा होगा, क्योंकि ये संस्कृत के आगे ही लगते हैं। मैंने आपसे लिखाया था ना, संस्कृत के उपसर्ग, सर साइड में मत लिखो, आपके चैनल का लोगो आ रहा है जिसके कारण दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा इस साइड में, चलो ठीक है ना, चलो ठीक ठीक ठीक, वहां पर नहीं लिखूंगा, अब आप देखना, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ए, आ, औ, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, है ना, अनु, सम, सु, नि, वि, दुर, दुस, निर, निश, प्रति, परि, प्र, प्रा, उद। अगर ये उपसर्ग आते हैं
चूंकि मैंने आपसे कहा संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के मूल शब्दों के आगे ही लगते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर जो शब्द होगा वो कौन सा बनेगा, तत्सम बनेगा, क्योंकि तत्सम शब्द क्या है, संस्कृत का ही शब्द होता है, बिना परिवर्तन के ले लिया जाता है। जहां गिनती हिंदी की आती है तो वहां पर तद्भव, और जहां संस्कृत की गिनती आती है तो वहां पर तत्सम। आ रहा है आप लोगों को। और जहां अगर मान लीजिए स्र त्र ज्ञ और सत्रिय आ जाता है किसी भी शब्द में, तो वहां पर भी कौन सा शब्द माना जाएगा, है ना, तत्सम शब्द। और एक रेफ, रेफ का प्रयोग भी इन्हीं शब्दों में होता है। अरे किसका प्रयोग, रेफ का प्रयोग। संधि से युक्त शब्द, संधि युक्त शब्द संस्कृत के होते हैं। अरे किसके होते हैं, ठीक है, संधि से बने जितने भी शब्द हैं वो भी क्या हैं, तत्सम। ठीक है, हाँ अब साइड में नहीं लिखूंगा, इधर देखूंगा अब, है ना। चलो आपने बताया, अच्छा रहा। अगला देखते हैं। अब हम आ जाते हैं तद्भव की तरफ। तत्सम का थोड़ा आपको नॉलेज हुआ, स्क्रीनशॉट लेना है, लो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिएगा कि ये सब कुछ आपको याद करना है, यहां से कम समय में आप ज्यादा पा सकते हो, हाँ या ना। तो याद रखना रेफ वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम, है ना, जैसे कि कर्म, चर्म, है ना। और संधि से युक्त शब्द जैसे कि अभिषेक, तत्सम शब्द होगा। कैसा शब्द होगा, तत्सम। निशंग, अरे कैसा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा, है ना। संधि से युक्त जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम। आगे बढ़े, चलो अगला है हमारे पास तद्भव शब्दों की विशेषता क्या है। वे संस्कृत से लिए गए हैं, वे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे अपने मूल अर्थ को बनाए रखते हैं, वे संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप हैं। और वास्तविकता ये है कि इसकी विशेषता में सबसे अच्छी विशेषताओं में ये है कि वे संस्कृत के शब्द हैं और उन शब्दों में बदलाव किया जाता है। तो चौथा विकल्प सही है। तो आप याद रखना तद्भव शब्द पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हमने अभी हाल ही में लिखा था कि तत्सम शब्द वे होते हैं जिसमें संस्कृत की गिनती आती है ना। और अगर हिंदी की गिनती आए तो तद्भव होंगे। अरे हाँ या ना, ठीक है। दूसरा कि अगर मान लीजिए स्र त्र ज्ञ और सत्रिय वर्ण शब्द में नहीं है तो निश्चित तौर पर वो तत्सम माने जाएंगे, तो उसके विपरीत शब्द जो होंगे वो क्या मानेंगे, तद्भव, हाँ या ना। और हिंदी के जो उपसर्ग हैं, अरे कौन से उपसर्ग हैं हिंदी के, जैसे कि अ, अन, अद, ठीक है, उ, उन, ओ, अरे हाँ या ना, हाँ। फिर उसके बाद में क, फिर उसके बाद में दु कु, फिर उसके बाद में दु, फिर उसके बाद में नी, फिर उसके बाद में है स, फिर है सु, फिर है बिन, फिर क्या है भर, फिर क्या है इसके बाद में है पर, फिर इसके बाद में क्या है नाना, बहु, चीर, ठीक है। इस प्रकार के शब्द, अगर ये जो शब्दांश है, क्योंकि ये उपसर्ग है और उपसर्ग कौन से हैं, हिंदी के, अगर ये हिंदी के उपसर्ग आगे जुड़ जाते हैं, जैसे कि शब्द आया औसे औसर, तो ये तद्भव होगा। अरे शब्द क्या होगा, है ना, जबकि इसका मूल शब्द जो होता है वो होता है अवसर, ठीक है। लेकिन ये क्या है, अवसर लिखा मैंने। अगर लिखा मैंने 49 तो ये भी क्या होगा 49, क्योंकि हिंदी की गिनती है, यानी 50 में एक कम, और किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, उनका। तो यानी अगर हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर जो शब्द माने जाएंगे वो क्या माने जाएंगे, तद्भव, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको बेटा, यानी संस्कृत के उपसर्ग हो तो वहां पर जो शब्द होंगे वो तत्सम होंगे, और हिंदी के उपसर्ग से बने या निर्मित जो शब्द होंगे वो तद्भव होंगे। क्लियर है ना। तो यहां पर 49 हो गया। अगर मैं कहूं अनमेल, मेल नहीं, अरे हाँ या ना, है ना, अधखिला, है ना, अधपका, ये क्या होंगे, ये सभी शब्द क्या होंगे, तद्भव होंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये देखना है चीर प्रतीक्षा, है ना, चीरजीवी, सॉरी चीरजीवी, है ना, बहु का भी है, नाना भांति, ये पूरे शब्द जो हैं ये तद्भव हैं। क्या है ये आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, आगे बढ़े, चलो। तद्भव शब्दों के उदाहरण हैं, पहले हमने तत्सम पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं
तद्भव शब्दों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था राजा, सेना, विद्या, विद्या भी तत्सम है, राजा भी जो है तत्सम है और सेना भी तत्सम है। घर जो है ये तद्भव है, लेकिन मित्र जो है त्र आ गया इसमें, तो ये क्या है? तत्सम। हाँ या ना? तो इसमें सभी शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। लेकिन पानी, पानी का तत्सम होगा पानीय। पानी का क्या होगा तत्सम? पानीय। ठीक है। पत्थर का होगा प्रस्तर। अरे क्या होगा? प्रस्तर, ये तो इसका तत्सम होगा। और पेड़ का वृक्ष, ये इसका तत्सम होगा। तो यानी ये जितने भी शब्द हैं, पानी, पत्थर और पेड़, ये विकल्प जो है किसके माने जा रहे हैं? तद्भव शब्दों के। अरे किसके माने जा रहे हैं? और तद्भव शब्द क्या है? जो संस्कृत शब्द में परिवर्तन करके और हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है तद्भव शब्दों का महत्व क्या है। वही महत्व जो संस्कृत शब्दों का है, वही महत्व जो विदेशी शब्दों का है, वही महत्व हिंदी का है। क्योंकि हिंदी ने क्या है कि सभी शब्दों को अपनाया है, चाहे वो अरबी हो, फारसी हो, चाहे वो क्या नाम है चीनी हो, जापानी हो, पुर्तगाली हो, रूसी हो, फ्रेंच हो, सभी शब्दों को उन्होंने अपनाया है। हिंदी भाषा ने अपनाया है। इस वजह से हिंदी एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल पर प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा मानी जाती है। वे हिंदी भाषा को समृद्ध बनाते हैं, सही है। वे संस्कृत के ज्ञान को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही है। ठीक है। वे हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाते हैं, ये भी सही है। यानी इसमें क्या है? उपरोक्त सभी जो विकल्प है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्दों का प्रयोग किस प्रकार के लेखन में किया जाता है? कविताओं में भी किया जाता है और वास्तव में किया जाता है। अरे हाँ या ना? है ना? ना चाह मुझे मैं सुरबाला के केस में गूथा जाऊं। अब केस भी आया है, चाह भी आया है। ना चाह मुझे मैं सुरबाला के केस में गूथा जाऊं, ना चाह मुझे मैं प्रेमी माला से बंधु प्यारी का जी ललचाऊं, ना चाह मुझे मैं सम्राटों के सौ पर है प्रभु डाला जाऊं। यानी ऐसे शब्द जो तद्भव है वो कविताओं में भी आते हैं और कहाँ आते हैं? गद्य विधाओं में भी आते हैं, है ना? तो कविताओं में भी इनका प्रयोग होता है, कहानी में भी होता है, नाटक में भी होता है, पत्र में भी होता है, लेख में भी होता है, समाचार में होता है, पाठ्य पुस्तकों में होता है, शोध पत्र में होता है, और विद्वानों के जो लेख लिखे जाते हैं उसमें भी तद्भव शब्दों का प्रयोग होता है। इसका मतलब सभी जो है इसमें विकल्प सही है। बहुत अच्छा। अगला देखिएगा। विदेशी शब्द क्या है? हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द, अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द, संस्कृत शब्द या तद्भव शब्द। तो इसमें है अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द, चाहे वो अरबी भी हो सकते हैं। अरे क्या हो सकते हैं? अरबी भी हो सकते हैं, फारसी भी हो सकते हैं। अरे हाँ या ना? चीनी भी हो सकते हैं, है ना? और इसके अलावा फ्रेंच भी हो सकते हैं, अंग्रेजी भी हो सकते हैं, पुर्तगाली भी हो सकते हैं। अरे हाँ या ना? पुर्तगाली भी हो सकते हैं। तो ये जब सभी शब्द जो है इसमें लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विदेशी शब्दों का स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? तो याद रखना, इसका स्रोत जो है वो है अरबी, फारसी, उर्दू आदि, अंग्रेजी भी है ना? संस्कृत जो है ये तत्सम शब्द इससे बनते हैं। इस वजह से विकल्प में ये दोनों कारगर माने जाएंगे, ये याद रख लेना। ठीक है। एक तो अंग्रेजी, एक अरबी, फारसी, उर्दू आदि। क्योंकि संस्कृत हमारी ही द्वारा बनाई गई एक भाषा है। हमारी एक पहली जो भाषा थी वैदिक संस्कृत, उसके बाद में लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवधी आई, फिर ब्रजभाषा आई, फिर खड़ी बोली आई, और उसी को हमने कोरवी भी कहा। हिंदी हम बोलते हैं। तो इस वजह से यहां पर जो विकल्प सही माना जाएगा अंग्रेजी, अरबी, फारसी और उर्दू। विदेशी भाषा में संस्कृत नहीं आती। ठीक है, बहुत अच्छा होता। आगे बढ़ते हैं। विदेशी शब्दों के उदाहरण क्या है? अब देखो, अब इसमें भी थोड़ा विकल्पों में आज ज्यादा गलती हुई है, टाइपिस्ट ने ज्यादा गलती कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझदार हैं और तर्क सहित विकल्पों को देंगे, है ना? ऐसे नहीं कि जैसे उन्होंने लिख दिया और उन्होंने कह दिया दिन में की रात है और हमने मान लिया कि हाँ रात ही होगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि समझदार व्यक्ति क्या होता है? तर्क के लिए पढ़ता है, और मूर्ख व्यक्ति बहस के लिए पढ़ता है। ठीक है। तो तर्क मैं दूंगा आपको कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि घर जो है तद्भव शब्द है, ग्रह इसका तत्सम होगा, इस वजह से मित्र जो है ये तत्सम शब्द है ना? मित्र जो है इसका तद्भव होगा। तो याद रखना, किताब एक अरबी फारसी का शब्द है, कागज अरबी फारसी का शब्द है,
पेन अंग्रेजी का शब्द है, रेस्तरा, टेलीफोन, तो जो रेस्तरा और टेलीफोन और होटल जो है ये भी अरबी फारसी का शब्द है ना। ये फ्रेंच का शब्द है, ठीक है। ये यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द है ये फ्रेंच का शब्द है, फ्रेंच। और ये होटल जो है अरबी फारसी है। तो इसमें दोनों विकल्प जो है बी और सी ये सही माने जाएंगे। विदेशी शब्दों के ये उदाहरण है। अभी हाल ही में एक शब्द आया था तूफान, किस भाषा का शब्द है? कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिया था और ये है चीनी भाषा का, ठीक है ना। लीची, चाय, तूफान किस भाषा का शब्द है बेटा? आया था ना ये, हाँ तूफान आया था और ये चीनी भाषा का शब्द है। हमें ये याद करना है, जितने भी मैंने आपको लिखाए थे वो सब याद कर लीजिएगा। जी बेटा, इस टाइप के ऑप्शन नहीं आते। हाँ वो तो निश्चित है कि आपको एक ऑप्शन दे देगा कोई सा भी एक, और 4 भाषाएं दे देगा, इनमें से कौन सा वो किस भाषा का शब्द है, ऐसे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। विदेशी शब्दों का महत्व क्या है? जो महत्व तत्सम शब्दों का है, जो महत्व तद्भव शब्दों का है, वही महत्व विदेशी शब्दों का है। तो देखिएगा, वे हिंदी भाषा को समृद्ध बनाते हैं, सही है। वे अन्य भाषाओं के साथ संबंध बनाने में मदद करते हैं, यह भी सही है, क्योंकि हमने पढ़ा ना उद्योगपति, उद्योग संस्कृत का है, पति हिंदी का शब्द है। अरे हाँ या ना। रेल यात्रा, रेल जो है अंग्रेजी का है, यात्रा हिंदी का है, तो यहाँ पर रेल यात्रा दो शब्द मिलकर के एक शब्द को बनाते हैं, जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। सर टीचिंग मेथड के क्वेश्चन के साथ करवाओ प्लीज सर। मैं आपको बता दूं कि 22 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से 11 बजे तक टीचिंग मेथड पर बात करूंगा मैं, और इतने अच्छे तरीके से करूंगा, जितने भी प्रश्न आए हैं विगत समय में उन सब पर आप टेंशन ना मत ले। मैंने आपसे कहा ना कि आपकी चिंता मेरी चिंता है, और ये टीचिंग मेथड आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ाए जाते हैं और कैसे पढ़ते हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर आप 22 तारीख को याद थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आप 7 से लेकर के 11 बजे तक विगत समय में जितने भी प्रश्न आए हैं उनके इर्द गिर्द के पूरे प्रश्नों में सोल्व करवाने वाला हूं। आप बस वो 4 घंटे का इंतजार कीजिएगा, है ना। 22 तारीख को 7 से लेकर के 11 बजे तक। अगर समय और बढ़ाना पड़ा तो वो भी बढ़ाऊंगा, ठीक है ना बेटा। आप टेंशन ना लें, आपकी चिंता मेरी चिंता है। तीसरा है, चलो टाइम हो गया है, फिर भी मैं बता देता हूं। वे हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाते हैं, उपरोक्त सभी, इसमें जो है ये विकल्प सही माना जाएगा। और अंतिम प्रश्न देखिएगा, विदेशी शब्दों का प्रयोग कविताओं में भी किया जाता है, कहानी में भी किया जाता है, नाटक, पत्र, लेखन, समाचार, पाठ्य पुस्तक, शोध पत्र और विद्वानों के लेख, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो टाइम हो चुका और प्रश्न भी पूरे हो चुके, ठीक है। तो फिर कल नई विषय वस्तु के साथ मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।